एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड साइंस की क्लासेस हो रही हैं। आपको पता है हमारी एक नई ऐप भी आ चुकी है अब स्टेप अप क्लासेस के नाम से ही। पहले जो क्लासेस चल रही हैं टीचमेंट पर, वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। जिन्होंने टीचमेंट से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो कोई दिक्कत उन्हें नहीं है, ठीक है। वो उस पर दिखते रहें और चाहे तो वो न्यू क्लासेस पे भी न्यू ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इतना करना होगा कि आपको अगर न्यू ऐप पे ज्वाइन करना है तो आपको मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी कि सर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। उसके लिए जिन्होंने पुराना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। फ्रेंड, चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट शास्त्री प्रिंसिपल देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा है और मैंने बताया था लास्ट शास्त्री प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ रख दो, लास्ट शास्त्री प्रिंसिपल एक तरफ रख दो, है बहुत छोटा सा टॉपिक। अगर हम बात करें तो अगर मेन पॉइंट्स इसके निकालेंगे ना तो 5-7 मिनट के पॉइंट्स है, लेकिन हम बढ़िया तरीके से डिटेल में समझते हैं तो चीजें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाशातले प्रिंसिपल, लाशातलियर प्रिंसिपल्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। लाशातले का सिद्धांत, तो चलिए समझते हैं क्या होता है, किसके बारे में बात करता है। तो देखो, मैं एक चीज बता दूं, ये टोटल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ये कह रहा है, इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। मान लो कोई एक सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब वही रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे सिस्टम में है और उसमें हम कुछ भी चेंज करते हैं, चाहे तो टेम्परेचर यानी कि तापमान में कुछ चेंज करते हैं, प्रेशर यानी दबाव में चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उसकी जो अमाउंट है, सांद्रता है, अमाउंट है, मात्रा है, उसमें चेंज करते हैं, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए मैनर एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो ये कह रहे हैं जो इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। अब पहली बात समझते हैं कि विस्थापन क्यों होगा, रीजन समझो उसका। क्योंकि देखो, इक्विलिब्रियम एक ऐसे स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब मान लो आपने टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज करा तो कंडीशन जो है वो घटेगी नहीं बढ़ेगी, वो कुछ ना कुछ चेंज होगी, ठीक है। रेट जो है वो चेंज होगा। अब रेट चेंज होगा तो वो किस तरफ की ओर बढ़ेगा, कौन सा रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन जाएगी, ये हमें प्रिंसिपल बताता है। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब भी इक्विलिब्रियम में आप टेम्परेचर में चेंज करो, प्रेशर में चेंज करो या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करो तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि वो इस चेंज को निरस्त कर सके, इस प्रभाव को निरस्त कर सके, ठीक है। तो जो परिवर्तन आप करोगे उसके प्रभाव को नष्ट कर सके, इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। बस ये पूरा कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में समझना है। एक एक करके देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर का, टेम्परेचर का और कुछ चीजें जैसे कि इनर्ट गैस या कैटलिस्ट, इनका क्या फर्क पड़ता है लास्ट शास्त्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किस पर, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये ध्यान रखना है कि कुल मिला के जो भी चेंज हम करेंगे हमें उस चेंज को खत्म करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता मतलब अमाउंट, सांद्रता यहाँ पे सीधे सीधे अमाउंट की बात कर लो आप, सांद्रता मतलब यहाँ पे अमाउंट की बात करेंगे कि जितनी ज्यादा किसी चीज की अमाउंट उतना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये आप याद रखो शॉर्ट में, मतलब अपने आप माइंड में नोट करने के लिए कि भाई अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक। सो इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। अब समझो, मैंने अभी कहा था अगर आप कोई भी चेंज करोगे वो उस चेंज को खत्म करना चाहेगा, बात खत्म, ठीक है। समझो, मान लो इक्विलिब्रियम की स्टेट, एक मैं तराजू के थ्रू आपको दिखाता हूँ, एक मैं तराजू बनाता हूँ, पुराने जमाने वाली तराजू देखिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ दो, एक तराजू पुराने टाइप का है इस तरह से, और फिलहाल इस पर दो पलड़े हैं, एक ये और एक ये। अब इस पे ना कोई भी सबस्टेंस रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर रखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी साइड रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, नहीं, मैं जस्ट रेट बराबर बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं बता रहा हूँ। अब हमने क्या करा, हमने ये करा कि इसमें ना थोड़ा सा रिएक्टेंट और डाल दिया, थोड़ा सा रिएक्टेंट और बढ़ा दिया, रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। रिएक्टेंट को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। ये हमारा रिएक्टेंट है और वो हमारा प्रोडक्ट है। तो जैसे ही रिएक्टेंट इंक्रीज होगा ये इधर नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर झुकेगा नहीं झुकेगा, बताओ क्या होगा, नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड से ऊंचा हो जाएगा, इस साइड से नीचे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हम क्या करेंगे मुझे बताओ।
इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना होगा रिएक्शंस को। देखो भाई, अब ये कह रहा कि भाई रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे और मुझे वापस से बैलेंस होना है, मुझे वापस नीचे नहीं जाना रिएक्टेंट साइड से, मुझे तो बैलेंस ऊपर ही रहना है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया जल्दी जल्दी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलो। रिएक्टेंट जो है वो क्या बनाने लगेंगे, प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा और उस टाइम तक बनने लगेगा जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। समझ में आया, मतलब कि एक साइड किधर भी आपने कुछ बढ़ाया, वो क्या करेगा, वो भरते ही उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। भाई ये ज्यादा क्यों हो गए, इक्विलिब्रियम का मतलब तो साम्य अवस्था है, बराबर वाली अमाउंट है। मैं क्या करूंगा, अच्छा ये बढ़ गया कोई बात नहीं, इसको उठा के सीधे प्रोडक्ट में बदल दो, रिएक्टेंट बढ़ा तो प्रोडक्ट में बदल दो। और सेम अगर प्रोडक्ट की अब अमाउंट बढ़ा देते हैं किसी भी तरीके से, अगर प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती है तो वो क्या करेगा, वो वापस रिएक्टेंट में बदल जाएगा, यानी रिएक्शन वापस हो जाएगी। समझ गए, हाँ या ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम यहाँ से क्या अपना माइंड मैप बना सकते हैं, हम यहाँ से माइंड मैप ये बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, देन रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, लिख लो फटाफट से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारी ध्यान देना हमेशा कौन सी होती है, प्रोडक्ट के लिए होती है। सो मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। भाई ऑब्वियसली ये बात भी क्लियर है, मान लो आप एक बात सुनो, आपने कोई पटाखा था, ठीक है, फायर क्रैकर, उसको जलाया, हुआ क्या, थोड़ी देर तो वो जला फिर बुझ गया, ठीक है, थोड़ी देर जला वो बुझ गया, मतलब जो आग लगी थी वो अच्छे से नहीं लग पाई। आपने क्या करा, उस पर थोड़ा सा जो मसाला है, जो भी उसका जलने वाला सब्सटेंस है वो ला के डाल दिया, क्या होगा, जलने वाला सब्सटेंस डालते क्या होगा, वो एकदम तेजी के साथ जलेगा। ठीक है, तो जब वो तेजी के साथ जलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जलेगा तो क्या होगा, मतलब कि रिएक्टेंट भर गया, वो रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, जितना रिएक्टेंट तुमने बढ़ाया सारे के सारे को प्रोडक्ट में बदल देगा। बस ये है कहानी। तो इंक्रीज इन रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब इसका उल्टा कर लो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो किसका, प्रोडक्ट का इंक्रीज करते हो, यानी आपने आपकी बार अपोजिट साइड तराजू के अपोजिट साइड करा, ठीक है, तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी रिएक्शन, क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, या फिर आप कह सकते हो कि रिवर्स भी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में आएगी। और उल्टी डायरेक्शन के कारण क्या होगा, रिएक्टेंट्स विल बी फॉर्म्ड, क्या होगा, मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म, वापस से रिएक्टेंट ही बनने शुरू हो जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ये दो पॉइंट। तो आपके लिए पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इसी से आप कर पाओगे, अदरवाइज तो लटके रह जाओगे फिर एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, ये बात मैंने आपको बता दी। चलो इससे रिलेटेड आपको एक कंसेप्ट और छोटा सा बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये तो हमारा क्या आ गया भाई कि उसने बताया कि कैसे कैसे चेंज करने पर क्या क्या होता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने क्या दे दिया आपको, ए प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ए प्रोडक्ट या फिर एक जैसे चलो एक रिएक्शन लिखते हैं H2O2 और इसका ब्रेकडाउन हम लिखते हैं H2+O2 में, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं ये इसमें कह रहा हूँ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम, टू द इक्विलिब्रियम इफ O2 इज रिमूव्ड। क्या होगा अगर O2 को हटा लिया जाए, समझो। अब O2 को हटाने से क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन समझो, O2 को हटाने से क्या मतलब है, O2 को हटाने से क्या मतलब है, बताओ। O2 इज रिमूव्ड, O2 इज रिमूव्ड, O2 को इन्होंने हटाया, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यस और नो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। यही तो मैं कह सकता हूँ भाई, O2 को हटाया, O2 को खत्म ही कर दिया, कोई सारी की सारी O2 को निकाल के लेके चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, O2 का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुआ। अब O2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा। अब अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा है तो उसके सापेक्ष हम कह सकते हैं, मतलब उसके रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो बढ़ गया, हाँ या ना। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो गया, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन विल शिफ्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, मोर H2 एंड O2 विल बी फॉर्म्ड, मोर H2 एंड O2 विल बी फॉर्म्ड। समझ में आई बात, समझ में आई बात, चलो समझो, दोबारा से समझो। O2 हटाई, O2 हटाने से क्या हुआ,
प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, क्योंकि एक प्रोडक्ट तुमने हटा दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। उसके मुकाबले रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया इक्विलिब्रियम पे। जैसे ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये मेरी पहली टर्म्स को फॉलो करता है ना, कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गए तो वो उसको कम करना चाहेगा, और वो कम करना चाहेगा तो क्या बनाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट, दैट इज प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। अब प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा तो मतलब H2 और O2 बनेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ लो, इफ प्रोडक्ट हटाते हो आप, ये ध्यान दो, कम ज्यादा नहीं, अगर प्रोडक्ट आप रिमूव करते हो तब प्रोडक्ट ही बनेगा, बस प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ही बनेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। अगर प्रोडक्ट हटाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्टेंट हटाओगे तो रिएक्टेंट बनेगा। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है और इसको याद रखिएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ये बात? ओके, आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के कंसेप्ट से रिलेटेड जो चीजें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी, बाकी जैसे जैसे चलते रहेंगे आगे वैसे वैसे देखते रहेंगे। चलो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर में चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब में चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो भाई, मान लो मैं सब्सटेंस ले रहा हूँ, लाइक सॉलिड सब्सटेंस मैंने लिया और उसे एक्वस बना के उसका रिएक्ट करा रही, तो उस पर तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेशर का जो फर्क पड़ता है, changes in pressure only affect reaction involving gaseous substances। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप यही रखो, जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो गैसेस रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे। सो दाब में बदलाव का प्रभाव केवल गैसीय पदार्थों वाली प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है, ठीक है, जिसमें केवल गैसेस प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं पे प्रभाव पड़ता है। इंक्रीजिंग द प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड विद अ फीवर गैस मॉलिक्यूल। ये कह रहा है दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जहां गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है। समझ गए? समझे नहीं समझे? चलो इसको समझाता हूं, पहले इसके पीछे का कंसेप्ट समझो। इसके पीछे का कंसेप्ट समझो कि प्रेशर को मोल्स से या फिर मॉलिक्यूल से कैसे कनेक्ट कर दिया, हाउ, ये समझो पहले। ठीक है, चलो मैं आपको समझाना हूं तो इसे एक ध्यान से समझना आप। मान लो एक बॉक्स है, चलो बॉक्स में नहीं बनाते, मैं आपको पिस्टन वाला ही समझाता हूँ, क्योंकि पिस्टन वाले से प्रेशर वॉल्यूम और जो मॉल्स का कंसेप्ट है वो अच्छा होता है क्लियर। ठीक है, ये मैंने किस में समझाया था बताओ? थर्मोडायनेमिक्स में वर्क फंक्शन समझाया था ना, सेम चीज है। तो देखो, मान लो इसमें एक पिस्टन लगी हुई है। अब पिस्टन लगी हुई है, पहले कोई भी प्रेशर हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता प्रेशर कोई है, इसका वॉल्यूम इतना है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इतना पूरा ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, समझे हो? चलो समझ गए, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम था। अब हमने क्या करा, हमने इस पे प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, मैंने इस पे प्रेशर इंक्रीज किया, यानी कि पिस्टन नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा पिस्टन? नीचे की ओर जाएगा, यहां तक आ गया पिस्टन जो है, यहां तक आ गया। अब की बार नई स्टेट ये वाली हो गई। तो मुझे बताओ वॉल्यूम घटा या बढ़ा? वॉल्यूम इतना रह गया, वी एफ ये वी आई ये मान लो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो हमें ये पता लगता है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को मोल्स में समझो, इसी कंसेप्ट को मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग समझो। नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट तो क्लियर है ना, जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है, वो तो पता भी होगा। ठीक है, तो समझो, पहले जो थे मोल्स या मॉलिक्यूल्स, मैं कह दूं पूरे में थे, पूरे में थे। अब वही मॉलिक्यूल्स छोटी सी जगह में आ गए। तो मुझे बताओ, जैसे ही प्रेशर बढ़ा, मैं ये भी तो कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो गए, हाँ या ना? इज दिस बिकम जस्टिफाइड, यस और नो? प्रेशर बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए, क्यों? कम एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए, कम एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए। नहीं समझ में आ रहा? समझो, एक बैलून है, मेरी बात को समझो। अब मान लो एक बैलून है, पूरा बैलून, बड़ा बैलून है, पूरे बड़े बैलून में ना आपने क्या कर रखा, कुछ वो भर दिए हल्के वाले जो थर्मोकोल के पार्टिकल्स आते हैं ना, वो भर दिए, अब वो उस पूरे बैलून में भरे हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसे हिला रहे हो, बहुत जगह में फैले हुए हैं, बड़ा बैलून है क्योंकि, तो वो सब जगह फैले हुए हैं। मान लो इतना बड़ा बैलून है और इसमें जो पार्टिकल है इस तरह से ये सब में फैले हुए हैं। अब मैंने क्या करा, बैलून की थोड़ी सी हवा निकाल के इसे कम कर दिया। मैंने पार्टिकल तो नहीं कम करे, पार्टिकल तो नहीं कम करे, पहले पार्टिकल थोड़े से थे बट ज्यादा जगह में थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो पार्टिकल्स हैं वो कम है। अब वही पार्टिकल कम जगह में आ गए क्योंकि मैंने उसको चारों तरफ से प्रेशराइज कर दिया, छोटा कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया उसका। तो जैसे ही प्रेशर करके वॉल्यूम कम करा, मुझे ये लगता है कि इस जगह में ज्यादा पार्टिकल हो गए। तो यही तो कहना, प्रेशर इंक्रीज के कारण नंबर ऑफ मोल्स इफेक्टिवली बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अगर आपने इस चीज को समझ लिया, ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, हाँ या ना?
तो प्रेशर बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। अभी इक्विलिब्रियम नहीं बताया, अभी मैंने बताया नेचुरल फेनोमेना, गैसेस से रिलेटेड नेचुरल फेनोमेना कैसे काम करती है, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब इसे हम समझते हैं पूरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पूरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, अब देखो, if the total number of moles of product are more than the total number of moles of reactant, low pressure will favor द फॉरवर्ड रिएक्शन। खैर इसे छोड़ो, फिलहाल मैं आपको इसे कंसेप्ट से समझाता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3। ठीक है, यहाँ NH3 अमोनिया प्रोडक्ट है और हमारा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये हमारे क्या है, अच्छे खासे रिएक्टेंट्स, और ये हमारे प्रोडक्ट है। तो क्या मैं आपसे रिएक्टेंट के मोल्स पूछ लूं, नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं। अगर मैं आपसे प्रोडक्ट के पूछूं नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ठीक है, यस और नो, हाँ या ना, बात क्लियर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन रुक गई, इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन रुक गई। अब आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करा, आपने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज करा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर को बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे दोनों साइड, नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज, यस और नो। इधर के 4 वाले पे भी प्रेशर बढ़ेगा, इधर के 2 वालों पे भी प्रेशर बढ़ा। ठीक है, मुझे बताओ फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी, समझो। मोल्स किधर ज्यादा हैं, मोल्स रिएक्टेंट्स के ज्यादा हैं कि नहीं, रिएक्टेंट्स के ज्यादा हैं, हाँ या ना, है ज्यादा। तो इसलिए इसलिए ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख दो, फॉरवर्ड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। कारण क्यों, क्योंकि भाई अगर मोल्स बढ़े, अगर प्रेशर लगाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए, वो उनको कम करना चाहेगा। तो रिएक्टेंट के अगर ज्यादा हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा बढ़े। अब जैसे ही ज्यादा बढ़े, वो क्या करेगा, भैया एक काम कर, इन्हें प्रोडक्ट में बदल, ज्यादा नहीं रखते, कम करो। क्योंकि लाशाती प्रिंसिपल यही कहता है, लाशाती प्रिंसिपल यही कहता है कि कहीं भी आप कोई चीज अगर इंक्रीज होगी तो वो उसे कम करेगा, अगर कम हो रही है तो वो उसे ज्यादा करेगा, बात खत्म। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें हम अगर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो हाई प्रेशर फेवरेबल है, हाई प्रेशर फेवरेबल है, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, हाई प्रेशर फेवरेबल है या नहीं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताओ, बताओ बताओ जल्दी से, हाँ या ना, बताओ। भाई हाई प्रेशर से क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर फेवरेबल हो गया, इस रिएक्शन के लिए क्या हुआ, हाई प्रेशर फेवरेबल हो गया। तो कुल मिला के आपको ये, अब इसमें से कंसेप्ट क्या निकालना, जैसे मैंने रिएक्टेंट्स में निकलवाया ना, इसमें भी निकालो, इसमें भी सुनो ध्यान से। चलो कराता हूँ इसमें भी, जल्दी से एक पेज ले लेते हैं, व्हाइट पेज, और इस पे हम अपनी व्हाइट पेज पर अपनी बहुत अच्छे से कलम खींच के अच्छे से नोट्स बनाते हैं। देखो भाई, हमें ये पता लगा, इंक्रीज इन प्रेशर shift the equilibrium where moles is less। समझ गए, बस इतनी सी बात है। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां मोल्स कम है, समझ गए, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन प्रेशर की, प्रेशर घटा लिया, डिक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम वेयर मोल्स आर मोर। ठीक है, जहां मॉल्स जो हैं ज्यादा हैं वो उधर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इफ नंबर ऑफ मॉल्स आर इक्वल्स, इफ नंबर ऑफ मॉल्स आर इक्वल बोथ साइड, अगर दोनों साइड बराबर है, जैसे कि सुनो H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI, या फिर N2 प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस NO। इधर भी 2 मोल्स है, इधर भी 2 मोल्स है, दोनों में इधर भी 2 मोल्स है, इधर भी 2 मोल्स है। भाई 2 मोल्स इन दोनों के, 2 मोल्स इन दोनों के, और 2 इसके। ठीक है, तो कुल मिला के 2 है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इन दीज रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दीज रिएक्शंस नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होगा,
प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर दोनों के दोनों साइड आपके मोल्स बराबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से? बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ओके चलो, मैंने बता दिया। तो हमें क्या क्या पता लगता है? हमें पता लगता है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो लो प्रेशर फेवरेबल है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर एंड देन द प्रोडक्ट देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स कम, प्रोडक्ट ज्यादा, लो प्रेशर, ठीक है, शॉर्ट में याद रखो। और अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा, प्रोडक्ट के कम, हाई प्रेशर फेवरेबल। बस इतनी सी आपको कहानी याद रखनी है। और अगर बराबर हो तो प्रेशर का नो इफेक्ट। बस इतनी सी कहानी है, अपने पास अपनी जगह कहीं भी लिख लो, याद कर लो, ठीक है। ओके, चलते कंसेप्ट नंबर 3 पर। कंसेप्ट नंबर 3 कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अब अगर आपने कोई अक्रिय गैस मिला दी, देखो अक्रिय गैस मिलाने का कोई वैसे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि वो अक्रिय है, समझो नोबल गैस है, फिर भी क्या इफेक्ट हो सकता है या नहीं वो देखते हैं। सो ये कहना है इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट देयर इज नो इफेक्ट on equilibrium after the addition of inert gas. So ये कहना है at constant pressure, at constant volume, sorry, at constant volume, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे आप उसमें इनर्ट गैस मिला भी देते हो, कोई नोबल गैस इनर्ट गैस मिला भी देते हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये कह रहे हैं अगर कांस्टेंट आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया तो पार्शियल प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया, कुल मिला के प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया, है ना। समझो भाई, वॉल्यूम चेंज होता है तो प्रेशर भी चेंज होता है और मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है, यानी कि मोलैरिटी भी चेंज होती है या नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं। सारी चीज आपस में लिंक है, सारी चीज आपस में लिंक है। कैसे भाई? वॉल्यूम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, और हमें पता है n अपॉन v बराबर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो कुल मिला के सारी बात ये है, ये तो आपस में लिंक है। तो अगर v कांस्टेंट है, अगर v ही कांस्टेंट है तो इनमें से तो कुछ भी नहीं बदलने का, इनमें से कुछ भी नहीं बदल रहे हम, ठीक है। और तो जब कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, द रिएक्शन कांस्टेंट चेंज ओनली इफ एडेड गैस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो नोबल गैस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप नोबल गैस मिक्स करते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो गैस रिएक्ट कर ले, बाई चांस कोई ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्ट कर लेती है, तब चेंज हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा। क्यों? जैसे उस गैस ने रिएक्ट करा, समझना इस बात को, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे उस गैस ने रिएक्ट करा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो उसमें घुल गई, हम ये भी तो कह सकते हैं घुल गई या जुड़ गई, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं? बिल्कुल आई है। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। समझो, मान लो इनर्ट गैस है और वो उसमें घुल जाती है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए कि नहीं हो गए? जितने वो पार्टिसिपेट पहले करे थे उतने कर ही नहीं रहे, दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम चेंज। तो अगर रिएक्शन करती है तो चेंज आएगा, अगर रिएक्शन नहीं करती तो कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर रिएक्शन कर लेती है तो जैसे जैसे मोल्स चेंज होंगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा कि किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वो हम पढ़ चुके हैं। चलो, इसके लिए मैं आपको इनर्ट गैस का तो एग्जांपल नहीं देता, अमोनिया वाले में ही एक बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ, समझिएगा वो भी, है ना। अब वो समझिएगा, मान लो इन्होंने एक रिएक्शन दे दी थी ये वाली, N2 + 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3, ठीक है। सो ये कह रहे हैं what will be the effect of mixing water, okay, what will be the effect on the equilibrium of mixing water। अब इस रिएक्शन में पानी मिक्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दे दी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई भी थी, याद होगा, नहीं होगा तो पिछले नोट्स में देख लेना, ठीक है। समझ गए? अब बताओ पानी मिक्स करने का क्या इफेक्ट होगा जबकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है?
अब आप कहोगे सर कुछ नहीं होने का, क्योंकि जब वाटर कांस्टेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? होगा, समझो बात को। NH3 NH3 विल बी डिजॉल्व, क्योंकि उसके पास लॉन पेयर है, विल बी डिजॉल्व इन H2O। ओके, ये क्या होगी? H2O में डिजॉल्व हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन समझ लो अब, डिजॉल्व हो जाएगी। और जब ये H2O में डिजॉल्व हो जाएगी, डज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। ठीक है भाई, वो पानी में घुल गई, पानी में घुल गई, पानी में घुलते ही क्या हुआ? जो गैस वाला था वो तो एक्वस स्टेट में चला गया। NH3 क्या थी यहाँ पे? गैस थी, पानी में घुलते ही एक्वस हो गई, सो कॉन्सेंट्रेशन घट गया। अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटा, कॉन्सेंट्रेशन घटा, ठीक है, बताओ अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्यों? क्योंकि भैया वो अमोनिया ज्यादा बनाएगा, अगर अमोनिया घटी तो अमोनिया बनाएगा वो। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इट मींस मोर NH3 विल बी फॉर्म्ड। ओके, मैंने अभी अभी बताया भी था, अगर प्रोडक्ट घटता है, जो चीज घटती है वो ही बनेगा। ठीक है, उधर ही रिएक्शन भाग जाएगी, जिधर कोई चीज घटेगी उधर रिएक्शन भाग जाएगी, जिधर कोई चीज बढ़ाओगे दूसरी साइड भाग जाएगी, बस। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, तो ये था। इसी तरह से इनर्ट गैस भी इफेक्ट करेगी। अगर इनर्ट गैस आपने ऐड करी और वो रिएक्ट कर लेती है तो आपको पता लग गया, जैसे रिएक्ट करेगी वही कॉन्सेंट्रेशन घटेगा दूसरे का, जब कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा लगा कंसेप्ट? आई होप कि बिल्कुल ये तो समझ में आ गया होगा कि इनर्ट गैस का, वाटर का और चेंज इन प्रेशर का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट रिएक्शंस में होता है। आपको एग्जाम में अगर आ गई तो करके आ जाना, गलत मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, इसके आज नहीं कराऊंगा, कल को करा दूंगा। ठीक है, लेकिन चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? अब टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज से पहले मैं टेम्परेचर का आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, मजेदार सा। टेम्परेचर का कंसेप्ट ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि इसमें हीट इंक्रीज हो रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, ये कह सकता हूँ। अब देखो, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एंडोथर्मिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब, एंडोथर्मिक मतलब हीट इज इन्वॉल्व, हीट इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब हीट इज यूज्ड अप, हीट यूज्ड अप, उसमें हीट यूज होती है, उसमें हीट यूज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज इवॉल्व, यानी कि हीट का यूज होता है, इन्वॉल्व होती है, और हीट मतलब उसमें खर्च होती है। ठीक है, हीट का यूज होता है, खर्च होती है। ओके, मैं इसमें भी क्या ये भी कह सकता हूँ, हीट एक्ट एज रिएक्टेंट, हीट एज एक्ट रिएक्टेंट्स। भाई हीट के कारण अगर कोई रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण करने वाली, जो सोख ली जाए। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ उस रिएक्शन में हीट एक रिएक्टेंट है। भाई अगर हीट यूज हो रही है कहीं, ठीक है, अगर हीट एक रिएक्शन में यूज हो रही है तो वो उसके लिए रिएक्टेंट का काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। बस मेरा ये कंसेप्ट समझ लो, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, टेम्परेचर एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हीट एक्ट एज रिएक्टेंट। अब ये तो आपको पता लग गया, तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, दूसरी टाइप की क्या होती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अक्षेपी मतलब बाहर निकालने वाली। इनमें क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज का मतलब क्या है? हीट इज जनरेटेड, हीट इज जनरेटेड, हीट बनती है। अब हीट बनती है तो क्या मैं कह सकता हूँ हीट इज अ प्रोडक्ट? हीट क्या एक प्रोडक्ट है? ओके, हीट क्या है, इसमें एक प्रोडक्ट है। तो जब हीट प्रोडक्ट है, ओके, अब इसको कंसेप्ट को हमें समझना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज हमारे पास क्या होने वाला है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो शुरू करते हैं। देखो ये कह रहे हैं, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इंक्रीज द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो एक व्हाइट शीट लेते हैं और लिखते हैं बेहतरीन से अपने नोट्स। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें एंडोथर्मिक होती है। अभी तो माइंड में आ नहीं रहा कोई एक रिएक्शन। हाँ है तो सबसे पहले तो वही लिखी थी, O2 H2 प्लस O2 इज इक्वल H2 प्लस O2। ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होती है। इसमें जो हीट निकलती है लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ 127 के आसपास निकलती है। 127 किलोजूल पर मोल निकलती नहीं, यूज होती है। क्यों? अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, ये हीट यूज अप हो रही है इसमें। ठीक है, एंडोथर्मिक है। अगर हीट की जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक है। अब मुझे इसमें बताओ, अगर हीट यूज हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का फायदा होगा या नहीं? बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट मींस हीट इंक्रीज। ठीक है, इट मींस मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड। समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ या ना? समझो, हीट एक रिएक्टेंट्स है, हीट एक रिएक्टेंट है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट के कारण रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट बढ़ाओ, हीट यूज होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, बस बात खत्म। भाई हीट बढ़ेगी तो वो उसे घटाएगा, और घटाएगा तो बनाएगा क्या? प्रोडक्ट, क्योंकि हीट रिएक्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? ये कंसेप्ट है। अब बात करता हूँ एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट बाहर फेंकी जा रही है। एक्सोथर्मिक के लिए तो आप ये वाली रिएक्शन ले लो, N2 प्लस 3S2, सबसे रामबाण रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर की। इसमें जो हीट रिलीज होती है लगभग -K92.38 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ये हीट इसमें रिलीज होती है। चलो, ये हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो ये बताओ कैसी रिएक्शन है? अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है। अब इसमें तो हीट पहले से ही रिलीज हो रही है, इसमें तो हीट रिलीज हो रही है, तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, और आप ये भी कह सकते हो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फेवरेबल टू फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर पर अमोनिया ज्यादा बनेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप ये मत कहना कि रिएक्शन बिना टेम्परेचर की हो जाएगी। बिना टेम्परेचर के जनरली गैसेस रिएक्शन नहीं होती, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इनमें चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो समझ में आया, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर फायदेमंद है बढ़ाना, और एंडोथर्मिक के लिए फायदेमंद है, और एक्सोथर्मिक के लिए फायदेमंद नहीं है, एंडो के लिए फायदेमंद है। बस इतना सा याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया सब। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ये कह रहे हैं उत्प्रेरक का किसी भी अभिक्रिया मिश्रण के साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण क्या होगा भाई? इसका कारण ये होगा क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में एक तो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो ना तो ये कहता है कि भाई मैं रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट के, नहीं, वो क्या करता है, वो क्या करता है, सिंस जो कैटलिस्ट होता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है कैटलिस्ट की मजेदार बात ये है, इट इंक्रीज इट इंक्रीजेस रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस। ये क्या करता है? दोनों रिएक्शंस का रेट बढ़ा देता है, फॉरवर्ड का भी एंड बैकवर्ड का भी। जितनी तेज फॉरवर्ड होगी उतनी तेज ही बैकवर्ड होगी। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम को वहीं रखता है जहां पर ये था, इसलिए कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे पड़ता नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कुल मिला के हमने कॉन्सेंट्रेशन का देख लिया, प्रेशर का देख लिया, टेम्परेचर का देख लिया, नॉर्मल गैस का देख लिया यानी कि इनर्ट गैस का, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लिया। और इसके साथ ही लास्ट प्रिंसिपल में इन्हीं सब चीजों का इफेक्ट आपके पास है, और ये आपका कंप्लीट मैंने करा दिया। सो दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर बट इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़िएगा जरूर हमारे साथ। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसको अच्छी लगी है उसने देख भी ली होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।